Okay, so today we are going to start the new lecture of polity, right? Last day we had done Charter Act, 1793, 1813, and 1833, all completed. Today we will start with Charter Act, Charter Act of 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ओके, आज हम लोग शुरू करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से. ओके, सो जो पहला पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में वो ये है. देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके पहले कौन सा चार्टर एक्ट आया था? 1833 में, मतलब फिर से 20 साल है ना, 20 ईयर हो गया, तो इसको रिन्यू करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए भी था. और जो कंप्लेंट्स आ रहे थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और करप्शन वगैरह इस सब की वजह से, तो इनको भी थोड़ा ठीक करने के लिए, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को ठीक करने के लिए ये एक्ट लाया गया था. ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ चार्टर एक्ट ऑफ 1853. सो द चार्टर एक्ट of 1853 added 6 new members to the Governor General's Council. ठीक है, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए मेंबर को ऐड किया गया, जिनका काम था, जिनका एग्जीक्यूटिव का काम नहीं था, इनका काम था लेजिस्लेशन का. ठीक है ना, तो इनको ये जो 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया, इनको कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसलर्स. ओके, सो known as legislative counselors. ठीक है, known as legislative counselors. समझ में आ रहा है? known as legislative counselors. ओके, इनको क्या कहा जाने लगा? लेजिस्लेटिव काउंसलर्स. पहले लेजिस्लेचर जैसा कुछ था नहीं. ठीक है, पहले लेजिस्लेचर जैसा कुछ था नहीं, है ना. सिर्फ क्या था? सिर्फ वाइसरॉय नहीं, सिर्फ गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, है ना. एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, मतलब पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही जो भी लॉज वगैरह जो भी बनाया जा रहा था, वो बस कौन देख रहा था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. कुछ भी रूल्स ऑर्डर्स कुछ भी पास करना हो, वो कौन पास करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. 1833 में क्या हुआ कि इंडिया में कोई भी लॉ अगर पास करना होता है, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास होना होगा. ठीक है ना, ऐसा एक बनाया गया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वो देखा था. ठीक है, तो आप ही सोचिए कि इंडिया इंडिया का एक कानून है XYZ, ये जाएगा यहाँ से गवर्नर जनरल के यहाँ से ब्रिटेन, और यहाँ के पार्लियामेंट में पास होगा. ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस भी था. ठीक है, क्योंकि तब तो ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज नहीं थे ना, तो इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है थी. क्योंकि ला तो दिया था कि 1833 में कि अब से जो मतलब एक लेजिस्लेटिव जो काम है, इंडिया में कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यहाँ से जो प्रपोजल है वो जाएगा ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट से वो पास होगा और वहां से एक्ट बन के आएगा. लेकिन लेकिन क्या वास्तव में ये पॉसिबल था? क्योंकि इसमें मतलब जब ऑन ग्राउंड ये करने की कोशिश की जा रही थी, तो इसमें दिक्कत आ रही थी. क्यों दिक्कत आ रही थी? क्योंकि तभी कम्युनिकेशन मतलब आज के जैसा तो नहीं था ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक, ओके, सो फिर क्या हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एडेड 6 न्यू मेंबर्स टू द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स. तो अब क्या हुआ कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये इंडिया में ही शिफ्ट किया जाना स्टार्ट हो गया. ठीक है, ये इंडिया में ही बनाना स्टार्ट होना शुरू हो गया इसके बाद से. सो इसलिए क्या बनाना पड़ेगा? एक अलग से, मतलब एग्जीक्यूटिव तो बॉडी है वाइसरॉय का, मतलब गवर्नर जनरल का, लेकिन एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी, तो लेजिस्लेटिव बॉडी की शुरुआत इस वाले एक्ट से होती है, चार्टर एक्ट से. ठीक है, सो नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसलर्स. समझ में आ रहा है? नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसलर्स. ओके, डज इट क्रिएटेड, ठीक है, सो डज इट क्रिएटेड अ separate governor general's legislative council. ठीक है,
गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गया, व्हिच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाने लगा, इंडियन, इसके बाद से ये कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही था, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं था। ठीक है ना, 1833 में क्या किया गया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनसे कोई भी लेजिस्लेटिव पावर सब कुछ छीन लिया गया था और वो सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया था। तो ये बस सेंट्रल लेवल पे ही ये ऐसा एक मिनी पार्लियामेंट सेटअप किया गया था। ठीक है, कोई प्रोविंशियल लेवल पे नहीं था। सो नेक्स्ट पॉइंट, द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल operated as a mini parliament। ठीक है, operated as a mini parliament following the same procedures, sorry, following the same procedures as the British Parliament। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर था वो सभी के सभी इंडिया में इम्पोर्ट एज इट इज हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं था, मतलब वहाँ के टाइम के हिसाब से काम होना स्टार्ट होगा। नहीं तो अभी सोचे ना 5:30 बजे या 5 बजे जो भी है शाम के वक्त बजट पेश पेश करने का क्या रीजन होगा। ठीक है, तो वही है कि जब ब्रिटेन में जब वो टाइम होगा ऑफिशियल टाइम जो 10-11 बजे, तो तब इंडिया में 5:30 बज जाते हैं, तो उस हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी चेंज कर दिया गया, अभी जो है बजट वो 11 बजे आता है, तो तब से स्टार्ट हो गया। बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो तभी से स्टार्ट हुए। हाँ, कुछ प्रोसीजर्स इंडिया में खुद भी आया है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम पार्लियामेंट करेंगे। ठीक है, ओके। सो देखिए यहाँ पर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखिए मैंने बजट का बस एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पर बजट ऐसा नहीं है कि बजट यहाँ से स्टार्ट हो गया, पास होना, ये होना, ये थोड़ा लेट में होगा। ठीक है, वो मैंने बस ऐसे एग्जांपल लिया था। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, 10 क्या हुआ, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, बजट वाला थोड़ा हम लोग देखेंगे 1861 और उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ बजट वो हम देखेंगे। हम्म, ठीक है, 10 फॉर द फर्स्ट टाइम, दस फॉर द फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट हुआ, लेजिस्लेशन जो है, legislation was treated as a separate function of the government। ठीक है, अब तक बस क्या चल रहा था, एग्जीक्यूटिव 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 काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो, ये सभी पढ़ रहे थे। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट, देखिए मेंबर्स एक बार देख लेते हैं कौन कौन मेंबर है। सो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन होंगे, तो गवर्नर जनरल तो होंगे ही, उसके बाद कमांडर इन चीफ, जो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, मिलिट्री हेड, मिलिट्री जनरल। ठीक है, कमांडर इन चीफ। फिर 4 मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स
एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखिए, आज भी क्या होता है, जो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है, वो पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, है ना? तो वही यहाँ पर भी है। सो 4 मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? उसके बाद चीफ जस्टिस, फिर अ रेगुलर जज ऑफ द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? अ रेगुलर जज ऑफ द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। फिर 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है? तो ये हो गए 12 मेंबर। सो गवर्नर जनरल मान लीजिए 1, 2, यहाँ पर 4, तो 6 हो गए, और फिर यहाँ पर 2 और 4, 6, तो 12, टोटल 12 मेंबर। टोटल 12 members in the legislative council, ठीक है? तो टोटल 12 मेंबर्स। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक-एक जन को भेजेगी, ठीक है? जो रिप्रेजेंट करेगा प्रोविंसेस को, ठीक है? सो कौन कितने हैं? 4 हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन। 4 of the 6 new legislative council were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal एंड आगरा। तो ये 4 हो गए, ठीक है? तो 4 प्रोविंसेस ये थे तभी, और इन हर एक प्रोविंस एक-एक बंदे को भेजेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ग्रांटेड द गवर्नर जनरल of India the authority to nominate a vice president, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट फॉर द काउंसिल। खुद प्रेसिडेंट है ना, गवर्नर जनरल ही तो प्रेसिडेंट है, तो एक वाइस प्रेसिडेंट, ओके, ये खुद अपॉइंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी के हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल्स assent was required for all legislative proposals। जैसे आज है ना कि प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, तभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनका साइन चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या इसमें क्या प्रोविजन था? सेपरेट गवर्नर, देखिए क्या है ना कि बंगाल कैपिटल भी है, और बंगाल में ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठते हैं। तो क्योंकि गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बंगाल के लिए तब से अलग गवर्नर नहीं था। बाकी इसको मतलब मद्रास को हेड करता था, उसका अलग गवर्नर, बॉम्बे को अलग गवर्नर था, आगरा में था, लेकिन बंगाल में नहीं था। तो अब से क्या होगा कि बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो तो पूरा जो सेंट्रल, मान लीजिए आज का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बंगाल में तो कोई चीफ मिनिस्टर चाहिए ना, जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, ठीक है?
प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि सेंट्रल पूरा देखता है, चीफ मिनिस्टर बस दिल्ली को देखता है, ठीक है? तो अब तो वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वही दिल्ली को भी देखे। दिल्ली के लिए अलग लगेगा, वही है, ऐसा ही है कि बंगाल में अलग गवर्नर चाहिए, तो ये प्रोविज़न यहाँ पर लाया गया, ठीक है? सो सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल, ठीक है? ओके। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका तो कमर्शियल एक्टिविटी कुछ है नहीं अभी, मतलब पूर बहुत कम ब बचा है कमर्शियल एक्टिविटी। उनका तो बस अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल यही सभी तो है। तो वो कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल वाला देखता था। तो अभी कमर्शियल कुछ बचा नहीं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उतना नहीं चाहिए, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना है? रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो रिड्यूस कर दिया गया। सो रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट 9 allowed the establishment allowed the establishment for uh, different presidencies, ठीक है? देखिए क्या हुआ कि अब साल क्या है 1853, तो 1853 आते-आते ये लोग पंजाब, सिंध वगैरह इन सब एरियाज़ में भी ये लोग पूरा आ गए, ठीक है? मतलब कैप्चर कर लिया। फिर बहुत अलग-अलग जगह पर भी कैप्चर हो गया। तो अब जो प्रॉब्लम थी इनके सामने कि पंजाब, सिंध इनके लिए तो अलग प्रेसिडेंसी चाहिए ही चाहिए, है ना? इनको किसी के साथ तो मर्ज नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पंजाब को आप आगरा के साथ या बॉम्बे के साथ, किसी के साथ आप मर्ज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो पंजाब के लिए एक अलग प्रोविंस चाहिए। और भी कुछ रीजन्स होंगे जिनके लिए अलग प्रोविंस अ, शायद चाहिए होगा, ठीक है? तो इसके लिए जो प्रोविज़न लाया गया था कि ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता ना। अब मान लीजिए कि बॉम्बे, अब बॉम्बे यहाँ पर है, बॉम्बे का जो भी प्रेसिडेंसी है और पंजाब यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ का पूरा अगर मैं ऐसे कर लूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो इसके लिए अलग एक प्रोविंस, अलग सूबा बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इस चार्टर एक्ट में प्रोविज़न लाया गया, ठीक है? नेक्स्ट, सैलरीज़ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स, secretaries and other officers to be paid by the company, इनको जो भी सैलरी है वो कंपनी पे करेगी, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वाला अब देखते हैं। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया था, है ना? एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया था जो कि लॉ मेंबर था, जो कि लॉ मेंबर था, लेकिन उतना पावर्स नहीं था इसके पास। ये बस एक अलग-थलग एक था मेंबर, लॉ मेंबर। इसको वोटिंग राइट्स नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में ये वोट नहीं कर सकता था। ये बस कुछ सजेशन दे सकता था, ये कर सकता, लेकिन इसको अब क्या बना दिया गया फुल टाइम, मतलब फुल मेंबर एक कह सकते हैं, फुल मेंबर, ठीक है? तो ये हो गया। सो द फोर्थ मेंबर दैट इज़ द लॉ मेंबर बिकेम बिकेम अ फुल मेंबर, ठीक है? फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ओके? नेक्स्ट, देखिए 1833 में एक ऐसा प्रोविजन था कि जो सिविल सर्विसेज है, इसको भारतीयों के लिए ओपन कर दिया जाए, ओपन टू इंडियंस। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको वेहेमेंटली अपोज़ किया। ठीक है? और अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर खुद कम हो गई, ठीक है? और ये एक नीड भी था कि भारतीयों पर शासन करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1853 आते-आते। तो इंडियंस को रूल करने के लिए इंडियंस तो चाहिए ही ना, क्योंकि वो उनको जो समझ पाए, जो सब कुछ कर पाए। तो इसके लिए अभी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर डिमांड हो गया कि इंडियंस को इंक्लूड कर दिया जाए और इस एक्ट में ये प्रोविज़न लाया गया, ठीक है?
The Charter Act of 1853 introduced an open competition. बस नाम का ही ओपन था, वैसे तो बहुत टफ था। मतलब जो इंडियन एस्पायरेंट्स थे, जो जाना चाहते थे, मतलब एंटर करना चाहते थे सिविल से, उनको उनको लंदन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। वो भी पूरा मतलब लैटिन वगैरह ये सब पढ़ना पड़ता था, पूरा यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, ठीक है? मतलब इंडिया का तो कुछ उतना नहीं था, सब उनको वहाँ का पढ़ना पड़ता था। ताकि क्या है ना कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो इंडियंस बस लगे, लेकिन देखने में इंडियन हो, लेकिन वो लोग एक्चुअली जो सर्व करे वो इंपीरियल मास्टर्स, ब्रिटिशर्स को सर्व करें। एज भी बहुत कम था, 19-20 ऐसा। ऐसा हम लोग देखेंगे जब सिविल सर्विसेज़ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम था, ठीक है? जो भी हो, लेकिन हाँ, वो नाम के लिए ही सही ओपन कर दिया गया था और कुछ इंडियंस ने इसका फ़ायदा उठाया, कोई बहुत जन एंटर कर पाए इसमें, ठीक है? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो सबसे पहले भारतीय बने जो सिविल सर्वेंट, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स, ठीक है? ओके, तो इससे क्या हुआ? द covenanted civil services, the covenanted civil services was thus extended to the Indians as well. इंडियंस खुद को एडमिनिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए भी परमिशन कौन दे रहा है? ब्रिटिश सरकार। यही होता है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है? एक एग्जांपल, ठीक है? कि मतलब इंडिया में जो रूल कर रहे हैं वो भी जो पॉलिटिकल मास्टर्स है, जो सब चीज़ों में कौन सारे पोजीशंस ऑक्यूपाई करके रखा है? ये सारे ब्रिटिशर्स। तो ये है कि जो जब मान लीजिए आपके इकोनॉमिक, आपके पॉलिटिकल सभी जगहों पे ब्रिटिशर्स आ गए, बिज़नेस में, सब चीज़ों में ब्रिटिशर्स घुस गए इंडिया में। तो ये होता है कॉलोनियलिज़्म और इम्पेरियलिज़्म मेनली पॉलिटिकल होता है, ठीक है? कि उस कंट्री का पॉलिटिकल पावर किसी बाहर के बाहरी के हाथों में हो या कोई राजा या ऐसा करके हो, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इम्पेरियल जापान क्या था? इम्पेरियलिस्टिक जापान कि जापान अपना मतलब अपनी टेरिटरी छोड़ के बाकी टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो वो था इम्पेरियल जापान, ठीक है? तो जब भी एक कंट्री मान लीजिए जापान है, ये अपनी टेरिटरी से खुश नहीं है, ये जाएगा चाइना में मंचूरिया को अटैक करने के लिए, यहाँ पर कुछ पैसिफिक आइलैंड्स है, वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये जब है क्यों ये इसकी टेरिटरी नहीं है, ये इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है, इसकी नहीं है। लेकिन ये इन सब पे राज करना स्टार्ट है। इसको कहते हैं इम्पेरियलिज़्म मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल। अब कोलोनियलिज़्म क्या है? कोलोनाइज़ करना क्या है? ठीक है? जैसे कि कोलोनाइज़ हम लोग इसमें भी करते हैं कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है वो कोलोनाइज़ कर देते हैं। मतलब क्या? मतलब पूरा वो यहाँ का जितना भी पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जितना भी बिज़नेस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब जगह पे कौन आ गए? जापानीज़ आ गए। तो इसको हम कहेंगे कोलोनियलिज़्म। ठीक है? ये है डिफरेंस। जो भी हो, हम लोग वो वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है? ठीक है? ओके। सो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि अब सिविल सर्विसेज़ ओपन तो कर दिया, लेकिन ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। ये हम बाद में देखेंगे कि 1854 में कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए कमिटी बनी और इसको कहते हैं मैकॉले कमिटी, ठीक है? मैकॉले कमिटी और इसका एक्चुअल नाम क्या है? कमिटी कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज़ वाज़ फॉर्म्ड, ठीक है? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट, थोड़ा अलग पेन से लिखना पड़ेगा, अलग कलर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हम यहाँ पर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल आएगा, ठीक है? ओके,
ठीक है, अभी हम आते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के पीछे जो कहानी है ये तो लगभग सभी को पता ही है। क्या हुआ यहाँ पर? रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें लगभग ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया था। लेकिन ब्रिटिश फिर भी जीत गए। तो अभी क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतना जो एक आक्रोश पैदा हो गया था, तो अभी उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट शासन करना मूर्खतापूर्ण होगा। सो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने खुद डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। जो जितना भी ये प्रॉब्लम है, जो भी है, अब हम खुद संभालेंगे। तो अभी क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन की पूरी तरीके से डायरेक्ट टेरिटरी बन गई इंडिया। पहले क्या थी? पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी, जो कि ब्रिटिश सरकार क्लेम करती थी कि मतलब मेन होल्डर वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बिहाफ पे चला रहा है। अब क्या है कि अब डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ही चला रही है। डायरेक्टली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो ब्रिटिश सरकार के नाम पे, क्वीन के नाम पे ही चल रहा है। पहले क्या होता था? क्वीन चार्टर इशू करती थी, ठीक है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन के बिहाफ पे राज करती थी। ठीक है, तो ये था इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल अभी क्या होगा? अभी पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है वो क्वीन के नाम पे ही चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल। अभी डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल समझ में आया क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। तो और इसका जो मेन कारण है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर थोड़ा लिख लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो क्वीन विक्टोरिया विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन एक बार देख लेते हैं। सो इन्होंने क्या प्रॉमिस किया एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोविजंस ऑफ 1858 में जाएंगे। ठीक है, सो क्वीन विक्टोरिया ने ये जो 1857 रिवॉल्ट और इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार जीत गई, सप्रेस करने में सक्षम हो गई 1857 रिवॉल्ट में, जो कि 1858 हो गया था तब तक। तो इसके बाद क्वीन ने कुछ प्रॉमिस किया ताकि अपना कंट्रोल, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा जा सके, ब्रिटिश सरकार का इन्फ्लुएंस बनाए रखा जा सके, और लोगों में और जो राजे रजवाड़े हैं उनमें आक्रोश कम किया जाए। ठीक है, ताकि और रिवॉल्ट इन फ्यूचर इसको कर्ब किया जा सके। एक्चुअली ये जो 1858 का जो पूरा रिवॉल्ट है, ये इंडियंस के लिए या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उतना कुछ हुआ नहीं। ये बस था कि ब्रिटिश कैसे अपनी पकड़ को मजबूत करेगा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार कैसे अपनी पकड़ को ज़्यादा मजबूत करेगी इंडिया में, ताकि वो इंडिया में और अच्छे तरीके से राज कर पाए। ठीक है, उस ब्रिटिश के पावर को चैलेंज करने के लिए कोई ना हो। ठीक है, या चैलेंज अगर कोई करे भी तो ऐसा कोई मिलिट्री पावर, जैसे कि राजे रजवाड़े, ये इनको खुश कर देते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, ताकि ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। और जो भी थोड़ी बहुत मिलिट्री थी ये राजे रजवाड़े के पास ही थी, तो ये लोग अगर यूनाइट हो जाए तो फिर से एक रिवॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इनको खुश कर देते हैं। फिर क्या काम हुआ कि मिलिट्री में थोड़ा रिफॉर्म लाया जाए। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे मिलिट्री रिफॉर्म, ये इसके बाद ही हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे कि ब्रिटिश
इंडिया में रिलीजियस इश्यूज में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, तो वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। तो अभी देखते हैं फिर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। 1858, ठीक है, ओके। सो इसी से डिक्लेयर कर दिया, क्वीन ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा। सो मार्क्ड द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश East India Company to the British Crown। ठीक है, समझ में आया? ये प्रोक्लेमेशन इशू कब हुआ था? 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये साल याद रख लीजिए। ठीक है, ओके। सो इससे क्या हुआ? इट डिक्लेयर्ड द डायरेक्ट गवर्नेंस by the British monarch। ठीक है, by the British monarch, okay, and ensured British Crown's sovereignty over India। ठीक है, सो ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी ये पहले से ही थी, ऐसा नहीं कि इस प्रोक्लेमेशन से हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश टेरिटरीज को ऐसा मतलब पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बार बार कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये टेरिटरी इंडिया में होल्ड कर रही है, ये ऑन बिहाफ ऑफ हिज मैजेस्टी एंड देयर हेयर्स। ओके, सो ये हुआ क्वींस विक्टोरिया में प्रोक्लेमेशन में। और क्या कहा गया? क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया, जो जो यहाँ पर डिक्लेयर किया वो सभी 1858 प्रोविजंस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, ओके। सो इट प्रॉमिस्ड टू रेस्पेक्ट इंडियन प्रिंसेस राइट्स avoid interference in religious matters and abolished the doctrine of lapse। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि इससे कौन खुश हो जाएंगे? जो राजा है, जो राजा नवाब ये सब जो क्लास है, जो रॉयल क्लास है, जो अपनी सत्ता से मतलब सत्ता को गंवाने के डर से नाखुश थी ब्रिटिश सरकार से। देखिए, ये जो राजपूत है या मेनली जो राजपूत है, ये कभी इंडिपेंडेंटली शासन नहीं कर रहे थे। मुगल के टाइम में भी ये मुगल सुजनिटी को मान रहे थे, है ना।
ये तभी भी मुगल सुजनिटी को मान रहे थे, तो अभी उनको ब्रिटिश की सुजनिटी माननी है, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खास। ठीक है, जैसे कि गुजरात में जो सौराष्ट्र वगैरह वहाँ पर जो भी था, जितने भी राज्य रजवाड़े थे, वो भी मराठास और मुगल्स के अंडर ही काम किए थे। ठीक है, जो निज़ाम था ये भी मराठास और मुगल के अंडर ही थे, मतलब मेनली मुगल के अंडर ही था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ अलग से गंवाना पड़ रहा है। इनको जो मेन खतरा था वो है कि कल ब्रिटिश सरकार आएगी, कभी भी आएगी, और इनका राजपाट छीन जाएगा, कुछ भी एक टर्म, एक लॉ पास कर देगी। और ये जो सबसे जो खतरनाक जो लॉ था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक था कि मिस रूल के नाम पे। ये दो सबसे खतरनाक लॉस थे। मिस रूल के नाम पे नवाब ऑफ अवध को गद्दी से हटा दिया गया, है ना, जो लास्ट नवाब थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता ही है आपको, फेमस कहानी झांसी। ठीक है, और भी थे लेकिन झांसी जो फेमस। तो ये बहुत बड़ा एक डर था। और इसके पहले भी जो राजे रजवाड़े थे, जो बहुत बड़े बड़े पावर्स थे, उनको जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने हराया था, मिलिट्री माइट से, धोखा से, या कुछ भी धोखा देकर, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद जो भी अप्लाई करना हो ब्रिटिश ने किया। और सभी जो बड़े बड़े पावर्स थे, जैसे कि मराठास, जैसे कि बंगाल, जैसे कि मैसूर, जैसे कि सिख, इन सभी को हराया, है ना, इन सभी को हरा दिया। तो ये एक डर तो था कि इन इतनों को इन्होंने हरा दिया, तो हमारा क्या होगा। ओके, सो प्रॉब्लम थी, एक डर था। तो इस डर को दूर करने के लिए, और ये डर का ही एक नतीजा था रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये इस डर का ही नतीजा था, है ना, इस डर का ही नतीजा था। इनको क्या चाहिए था, ये चाहते थे कि इनका जो पावर है ये सिक्योर हो जाए। देखिए 1857 रिवॉल्ट कोई मतलब अग्रणी सोच रखकर किया गया रिवॉल्ट नहीं है। ठीक है, कि हमें इंडिया को कुछ बनाना है, हमें एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है। भले उनके पास पावर रहे, लेकिन एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ करना है, कुछ ये, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ना ही उनमें एकता वगैरह ज़्यादा थी, और मतलब एकता थी, लेकिन ऐसा नहीं, सब कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब हिस्ट्री में जब वो आएगा, हम लोग अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है 1857। तो हमें ड्रॉबैक्स ऑफ 1857 रिवॉल्ट में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 1857 रिवॉल्ट तो आपका अग्रणी सोच नहीं रखता था, एक ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाता। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जो इतिहासकार है वो कई बार लिखते हैं कि 1857 रिवॉल्ट अच्छा ही हुआ कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं तो इंडिया आज भी डिवाइडेड ही रहता और सारे राजे रजवाड़े ये सब राज करते। तो ऐसा कईयों का मानना है, और कुछ हद तक वो सही भी है
ठीक है? हो सकता है कि अभी पता नहीं क्या होता मॉडर्न एरा के साथ क्या होता, क्या नहीं होता, वो पता नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन वो लोग ऐसा लिखते हैं। तो और हमें ये भी लिखना भी है, ये ड्रॉबैक में लिखना भी है, जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे उस पार्ट का मॉडर्न हिस्ट्री में, तो तभी ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? एक तो है कि हमारा जो मिलिट्री है, वो कमज़ोर है ब्रिटिश से। ठीक है? ब्रिटिश से मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अ, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही इंफीरियर है टू द ब्रिटिश। सो उस वजह से भी हम हारे हैं। हम हारे हैं क्योंकि हमें एक यूनाइटेड कमांड स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग बस कोई एक ग्रुप, एक सेना, मान लीजिए झांसी की सेना जा रही है, यहाँ पर लड़ रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब जब कोई सेना, मान लीजिए इनको अगर मिला कर 50,000 की सेना खड़ी होती है, तो 50,000 सेना एज अ ग्रुप दिखना भी तो चाहिए। नहीं, वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। मान लीजिए झांसी की 10,000 सेना यहाँ लड़ रही है, अवध की 10,000 सेना यहाँ लड़ रही है, कुंवर जो बिहार के थे, क्या नाम था, नाम भूल गया, जो भी है, कुछ कुंवर सिंह शायद, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जी जो थे, वो यहाँ पर लड़ रहे हैं, कोई यहाँ पर लड़ रहा है अपने 4-5 हज़ार 10,000 जो भी है सेना लेके यहाँ पर लड़े। तो ये जो था, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, है ना? यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है? यूनाइटेड स्ट्रक्चर नहीं था, तो ये एक प्रॉब्लम था। जो भी हो, हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। अभी हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आशा करता हूँ कि आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये है कि अगर किसी राजा का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं होता है, या कोई बायोलॉजिकल हेयर नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकल हेयर नहीं होता है, तो वो जो राज्य है, जो किंगडम है, ये ब्रिटिश को चली जाएगी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। ठीक है? सो ये थी, हम इसको डिटेल्स में करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है? तो रिलीजियस मैटर्स में ये भी एक पॉइंट था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ये रिलीजियस मैटर्स, हम लोग देखेंगे हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस मैटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी, या इनको इन्फीरियर बता रही थी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा ये कर रही थी। कुछ अच्छे भी थे, ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छे इन्होंने कोशिश भी किया है, लेकिन कईयों का ये बिलीव था कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है रिलीजियन में, वो हम लोगों को खुद सॉल्व करना चाहिए। कोई बाहरी ताकत आके हमको ये नहीं बता सकती कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप इन्फीरियर हैं, आप इन्फीरियर हैं। ठीक है? तो बार बार ऐसा जताया नहीं जा सकता हमको कि आप इन्फीरियर हैं, देखिए आप ये फॉलो कर रहे हैं, आप इन्फीरियर हैं, आप ये फॉलो कर रहे हैं, आप इन्फीरियर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो बहुत सारे मुस्लिम मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गए, हिंदू मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए थे। हिंदू जो मूवमेंट्स थे, वो ज़्यादातर रिफॉर्मिस्ट थे, और मुस्लिम में दोनों ही तरीके का था। एक रिफॉर्मिस्ट भी था, और एक जो है वो अ, मतलब जो मेन जो रिलीजन है, जो अ, अरब जहाँ से ये रिलीजन उत्पन्न हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम का। तो प्रॉफिट के टाइम का जो भी उन्होंने कहा है, जो भी एक्चुअल राइटिंग्स है, उनके हिसाब से हमको चलना है। ठीक है? हम लोग ये पढ़ेंगे वहाबी मूवमेंट, ये सब था। ठीक है? और हिंदूज़ में भी फिर हिंदूज़ में भी एक आया है, वो है कि जो आर्य समाज वगैरह है,
ये थी वैसे टाइप की, ठीक है, कि हम लोगों को इनका नारा क्या था, गो बैक टू वेदास, है ना। तो हम लोगों को जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उन पर फोकस करना है, ठीक है। बीच में क्या है कि बहुत सारे कुछ भ्रांतियाँ आ गई हैं, कुछ ऐसे इलॉजिकल एलिमेंट्स बीच बीच में आ गए हैं, वो एक्चुअल रिलीजन को नहीं बताती। जैसे कि मान लीजिए राजा राम मोहन रॉय जी ने भी ये कहा है कि जो सती सिस्टम है ये हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है, ये बस एक बीच में बनाया हुआ आया हुआ एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी ये कहते हैं कि जो वेदास है ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए। जैसे कि वेदास में ऐसे मूर्ति पूजा वगैरह इस सब का उल्लेख उतना नहीं है, ठीक है। रिचुअल्स है, कुछ रिचुअल्स है, लेकिन जो मूर्ति पूजा वगैरह ये हवन का जो मेन फोकस है, तो हवन वगैरह आज भी आर्य समाज में हवन का बहुत इम्पोर्टेंस है, मूर्ति पूजा का इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ये जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी ने भी कहा है कि आइडल वर्शिप को वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा था, ठीक है। तो एक रिफॉर्मिस्ट सेगमेंट है, एक जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है, तो एक टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये लोग क्या थे कि जो एक कंजर्वेटिव क्लास था वो ब्रिटिश सरकार से बहुत ज़्यादा नाखुश था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी इंडियन रिलीजियस मैटर्स में, चाहे वो इस्लाम हो या चाहे वो हिंदुइज्म हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। तो इसलिए क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अवॉइड करेगी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स एंड अबॉलिश द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। नेक्स्ट, the proclamation aimed to stabilize British rule by ensuring protection to Indian states and granting Indian subjects equal rights under British rule, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो पूरा जो इंडिया है, पहले क्या होता था कि ये मान लीजिए मुगल टेरिटरी है, यहाँ पर मुगलों का कानून चलतेगा, ये मराठा, ये आपका मराठा टेरिटरी है, यहाँ पर निज़ाम की टेरिटरी है, यहाँ पर मैसूर की टेरिटरी है, मतलब ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर अवध है, ठीक है। तो यहाँ पर सिख है, ठीक है। तो ये जो भी था यहाँ पर आपका क्या चल रहा था कि अलग अलग आपका टेरिटरी था और अलग अलग कानून चल रहा था। तो यहाँ का जो कानून है वो यहाँ पर रहने वाले इस मिस्टर एक्स पर लागू होता था, लेकिन यहाँ पर रहने वाला मिस्टर वाई इस पर लागू नहीं होता था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कानून बनेगा वो पूरे इंडिया, पैन इंडिया में फॉलो किया जाएगा, यूनिफाइड लॉ स्ट्रक्चर। अभी क्या होगा, यूनिफाइड लॉ स्ट्रक्चर होगा, मतलब पूरे देश के लिए सेम कानून होगा।
है ना। पूरे इंडिया के लिए सेम कानून हम लोग फॉलो करेंगे, ये कहा जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब इससे आई है। तो यूनिफाइड लॉ स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे पहली बार इंडिया यूनाइटेड फील करेगी, क्योंकि दिल्ली में बना, मतलब तभी दिल्ली नहीं था, तभी बंगाल था, तो कलकत्ता में बना कोई भी कानून, एक्स वाई जेड लॉ कुछ भी पास होता है, वो इक्वली इफेक्ट करेगा, वो इक्वली आपका इफेक्ट करेगा गुजरात में रहने वाले लोगों को भी, साउथ तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को भी, बॉम्बे में रहने वाले लोगों को भी, बंगाल में रहने वाले लोगों को भी, अवध में रहने वाले लोगों को भी, दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी, और सेंट्रल प्रोविंसेस में रहने वाले लोगों को भी, सबको इक्वली आपका भी ये अफेक्ट करेगा कुछ भी लॉ पास होता है। तो इससे क्या हुआ, एक यूनाइटेड फीलिंग आना स्टार्ट हुआ कि हम सब पर सेम टॉर्चर हो रहा है, या हम सब पर सेम ऑपरेशन हो रहा है, या हम सब पर सेम हम सब की किस्मत जो है वो सेम ही है। मतलब बंगाल का अगर कोई इंसान इस लॉ से खफा है, तो सेम लॉ तमिलनाडु का भी इंसान खफा होगा। तो अगर कोई प्रोटेस्ट अभी स्टार्ट होगा, तो वो क्या होना स्टार्ट होगा, पैन इंडिया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो सकता है अभी। ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि मॉडरेट्स आए, फिर उसके बाद जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में भी अगर आप देखेंगे तो एक पैन इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, ये एक स्टार्ट हुआ। फिर गांधीयन मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो वो पूरा पैन इंडिया मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉज है ज़्यादातर सब पूरे इंडिया को अफेक्ट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक यूनाइटेड इंडिया, यूनिफाइंग फैक्टर बना इंडिया में, एक यूनिफाइंग फैक्टर ये बना। और 1857 रिवॉल्ट के बाद ही जो एक नया विजन है फॉर इंडिया, एक पॉलिटिकल, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस बनाने जो स्टार्ट हुआ, वो चलता रहा आपका 1947 तक। और 1947 में हम लोगों को एक यूनाइटेड, मतलब पार्टीशन, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी जो भी इंडिया है वो पूरा यूनाइटेड बना, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाला एक पूरा सेटअप हम लोगों को मिला। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ हमारे लिए। नहीं तो 1857 रिवॉल्ट में अगर हम लोगों को कुछ भी सक्सेस मिल जाता, तो अब सोचिए कि फिर पता नहीं इंडिया कैसा बनता। ठीक है, या क्या हाल रहता। ठीक है, क्योंकि 560 प्रोविंसेस थे राजे रजवाड़ों के, उससे ज़्यादा थे। 560 तो अभी 1858 में हुआ। 1858 आते आते भी इंडिया में 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। जब बहुत सारे रियासतों को कैप्चर कर लिया गया, ये कर लिया गया, उसके बाद तो 1858 के पहले मान लीजिए 1856 में तो कितने ही रहे होंगे। ठीक है, शायद 600-700 रहे होंगे। ठीक है, पता नहीं कितने थे। ठीक है, तो इतनों का क्या करेगा क्या इंडिया। ठीक है, मतलब इतने सारे प्रोविंसेस, सोचिए, और क्या हम लोग कभी भी यूनाइटेड बन पाते, पता नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो भी डिफरेंसेस है आज भी, लिंग्विस्टिक हुआ, ये हुआ, इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी पे आ जाए, क्योंकि इसको करने में बहुत कुछ लगा है, बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत कुछ लगा है, इस इंडिया को बनाने के लिए बहुत कुछ लगा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ज़ाया मत होने दीजिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया का यूनाइटेड रहना। यूनाइटेड है तभी हम लोग पावरफुल है, नहीं तो यूनाइटेड नहीं है तो एक कोई भी एक आप स्टेट उठा लीजिए इंडिया का, वो अपने में इतना पावरफुल नहीं है, अभी तक इतना पावरफुल नहीं बना है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा।
आप अगर सबसे बड़ा जो जीडीपी है हमारे स्टेट जीडीपी किसी एक स्टेट का, वो है महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र का भी अगर आप उठा लीजिए तो वो भी कुछ 500 प्लस बिलियन डॉलर्स है। तो 500 प्लस बिलियन डॉलर मतलब ट्रिलियन डॉलर में भी नहीं है। तो अगर एक महाराष्ट्र एक अलग कंट्री होता तो उसका फिर इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 500 बिलियन डॉलर में तो बहुत सारे देश हो गए, बहुत सारे देश हो गए। ठीक है, आप तमिलनाडु लैंग्वेज पे लड़ रहा है, कोई और लैंग्वेज पे लड़ रहा है, तो इतना लैंग्वेज पे लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। या मान लीजिए कि जो स्टेट्स हैं कुछ और इश्यूज पे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक और सेंटर और स्टेट को बैठ के सारे इश्यूज को डिस्कस करके निपटाना चाहिए। और ये जो पॉलिटिसाइजेशन है ना लैंग्वेज का, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लैंग्वेज ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ब्लंडर है हमारे पॉलिटिशियंस जो आज के डेट में कर रहे हैं। चाहे वो हिंदी को हो लेकर हो, या कन्नड़ को लेकर हो, तमिल को लेकर हो, मराठी, बंगाली, जो भी है, ये सब जो लेकर जो पॉलिटिक्स चलता है। और जो स्टेट वाइज, जैसे कि जो मराठी है वो यूपी में नहीं जा सकती, यूपी वाले महाराष्ट्र में नहीं जा सकते, ये सब जो चीज़ें चलती है ये बहुत ही हार्म करेगी। जब तक हम लोग एक हाँ, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करना है। हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मराठी आएगा और बंगाल में और वो बोलेगा कि बंगाली कल्चर तो फालतू है, कोई बंगाली जाएगा महाराष्ट्र में, वो मराठी कल्चर को नेग्लेक्ट करेगा, तो इससे काम नहीं बनेगा। हम दोनों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो मेन भाईचारा है ना, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो हम लोग उसको क्यों फॉलो नहीं कर सकते? ठीक है, तो सिर्फ भाषा पे नहीं लड़ना चाहिए, कोई भी भाषा किसी पर थोपना भी नहीं चाहिए, और भाषा को लेकर लड़ाई भी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश हर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत सॉल्व करने के तरफ सोचना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को झगड़े में बदल दे। ठीक है, तो खैर ये मेरा ओपिनियन है। मैं बहुत कम ओपिनियंस देता हूँ किसी भी इश्यूज़ पर, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है जो अभी जो चल रहा है उस पर। खैर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इस पर, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं प्रोविशंस। ठीक है ना, प्रोविशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो प्रोविजंस में आते हैं। तो प्रोविजन में जो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो तो यही है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ये मैंने पहले ही बता दिया, प्रोक्लेमेशन में सेम ही है। सो ट्रांसफ़र ऑफ पावर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया एक्ट 1858, तो इसने क्या किया कि ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश, टू क्राउन डायरेक्टली। ओके, टू द ब्रिटिश क्राउन। और ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर था। ठीक है, ओके, सो ट्रांसफर जो था ये एब्सोल्यूट था, मतलब जितना भी पावर है, सारा का सारा पावर अभी ब्रिटिश क्राउन के पास है। मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जुडिशियल, वो भी ब्रिटिश सरकार के अंडर ही होगा ना, या पुलिस
जो पुलिसिंग जो पावर है, जितने भी पावर्स होते हैं किसी एक स्टेट को गवर्न करने के लिए, जितने भी ब्रांचेस होते हैं, वो सभी अब ब्रिटिश क्राउन के पास है। ठीक है, वो सभी किसके पास है? ब्रिटिश क्राउन के पास है। जितने भी टेरिटरीज हैं इंडिया में ब्रिटिश के अंडर, वो सारे के सारे। ओके, सो नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल was also given the title of Viceroy, reflecting the Crown's direct authority. देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है, इनका खुद का भी टेरिटरीज है इंडिया में। ठीक है, ठीक है, खुद का भी टेरिटरीज है, और ऐसे टेरिटरीज हैं जिन पर राजे रजवाड़ों का राज है ना। तो ये जो भी है टेरिटरीज जो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अंडर है, इनको जब गवर्नेंस का बात होगा, इनके लिए जो हेड है वो गवर्नर जनरल है। ठीक है, इनके लिए गवर्नर जनरल टर्म यूज होगा। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड है वो गवर्नर जनरल है। ठीक है, और इनको अभी डील करना पड़ेगा किनके साथ? जो यहाँ पर जो भी छोटे बड़े जो भी राजा वगैरह है, इनसे भी डील करना पड़ेगा। तो इनके लिए वो क्या है? इनके लिए वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का। ठीक है, क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो क्राउन के बिहाफ पे वो काम करते हैं। ठीक है ना, क्राउन के बिहाफ पे वो आते हैं, क्राउन के बिहाफ पे वो काम करते हैं। तो मतलब एक आप कह सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में जो क्राउन है वो तो नहीं है, तो क्राउन के बिहाफ पे क्राउन का सारा जो काम है वो कौन करेगा? वाइसरॉय करेगा। तो इसीलिए वाइसरॉय का एक्चुअल मतलब है वाइस रॉयल्टी, मतलब रॉयल के बाद ये है। ठीक है, इंडिया में तो ब्रिटिश क्राउन सबसे ऊपर है, ब्रिटिश क्राउन सबसे ऊपर है, लेकिन इंडिया में इनका पावर सबसे ज़्यादा है ब्रिटिश क्राउन के बाद। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो इंडिया में जो है उनमें सबसे जो पावरफुल है वो है वाइसरॉय, वाइस रॉयल्टी, वाइसरॉय। ठीक है, तो ये अभी उनको एक अलग से पदवी डेजिग्नेशन मिल गया, मतलब गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल मिल गया वाइसरॉय का। ठीक है, तो पहले जो वाइसरॉय हैं, सो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल मतलब क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो जब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई राजा है एक्स, और यहाँ पर जब गवर्नर जनरल जाएंगे इनसे कोई बातचीत करने, तो वो एज अ वाइसरॉय जाएंगे। ठीक है, क्राउन्स रिप्रेजेंट, मतलब उनका जो शब्द होगा वो क्राउन का शब्द है, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो तब उनको कहा जाएगा वाइसरॉय। ठीक है, तो ये था, लेकिन हाँ ओवरऑल ही इनको अब वाइसरॉय ही जो टर्म है वो ही यूज़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब से जो भी गवर्नर जनरल बने उनके लिए जो टर्म अब से स्टार्ट हो गया यूज़ होना वो था वाइसरॉय, क्योंकि वाइसरॉय ही जो सबसे पावरफुल पोजीशन है उसका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गवर्नर जनरल से भी ऊपर,
क्योंकि वो अभी वाइस रॉयल्टी मतलब डायरेक्टली क्राउन के बाद हुआ है, तो इसीलिए अभी गवर्नर जनरल का टर्म यूज़ ना करके, हो सकता है किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ हो, लेकिन ज़्यादा आपको मिलेगा कि वाइसरॉय का टर्म यूज़ होगा। ठीक है, कि इंडिया में वाइसरॉय ये थे, तो यहाँ से वाइस रॉयल्टी स्टार्ट हो गया, मतलब वाइसरॉय का राज स्टार्ट हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल टर्म को थोड़ा अभी उतना यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसके पहले जो भी थे उनको गवर्नर जनरल कहा गया था, इसके बाद से वाइसरॉय। ठीक है, तो ये एक चेंज हो गया। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया जो पद है ये इस्टेब्लिश किया गया, ये एक नया पद है, न्यू पोस्ट या न्यू पोजीशन कह सकते हैं, या न्यू ऑफिस, एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये कौन है एक्चुअली? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर। ठीक है, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, who was in charge of Indian affairs। ठीक है, who was in charge of Indian affairs। तो इंडियन अफेयर्स जो भी इंडिया में जो भी चल रहा है उनका डायरेक्ट जो मतलब लंदन में, ब्रिटेन में जो बैठा होगा, जो पूरा जिम्मेदारी संभाले हुए वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इनकी देख रेख पूरी निगरानी रहेगी इंडिया पे, ये इंडिया में जो भी चल रहा है ये इसका एक मिनिस्टर है मान लीजिए। ठीक है, ओके, तो इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया में कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जवाबदेही इनकी बनेगी। ठीक है, सो इनको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल भी बनाया गया। ठीक है, सो अ 15 मेंबर a 15 member council of India was also formed to assist the Secretary of State। ठीक है, ठीक है, to assist the Secretary of State। okay, so the council was an advisory body, सिर्फ एडवाइस कर सकती थी, was an advisory body, and the final decision uh, was with the secretary of state। ठीक है, the recommendation or the advice given by the council was not binding on the Secretary of State।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was the chairman of the council. ठीक है, ओके। तो ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश कर लिया गया। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड as a body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगल बॉडी है। जैसे कि कंपनी जो होते हैं, कंपनी क्या होता है? एक लीगल पर्सन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके खिलाफ? आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी के किसी पर्सन के साथ नहीं होता है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। आप कंपनी पे केस कर सकते हैं, तो लीगल फाइलिंग्स कर सकते हैं। तो जितने भी ये लीगल बॉडीज होते हैं, मतलब लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, तो ये लीगल पर्सन्स होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको लीगल रिकॉग्निशन, ये लीगली है। तो आप क्या कर सकते हैं? इनसे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, इनसे आप इन पर आप कोई भी केस कर सकते हैं, लीगल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके फिर मतलब इन पर हो सकता है। तो ये होता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब। ठीक है, तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट capable of swing। देखिए, ये कंपनी भी किसी पर केस कर सकती है, किसी पर लीगल कोई मुकदमा दायर कर सकती है। ठीक है, कंपनी भी कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। कंपनी भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकती है, कंपनी के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर सकता है, मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये सब एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, और इसमें रहने वाले, मतलब इसमें रहने वाले नहीं, इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, इन पर नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए एक लीगल फाइलिंग है, तो इन पर फाइलिंग नहीं है, एक कंपनी के ऊपर फाइलिंग है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसमें कोई इंजीनियर या कोई जो डीलर है जो माल सप्लाई करता है, उसमें खड़ा है, तो वो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराकर उनको जेल वगैरह हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी लीगल डिस्प्यूट होता है तो उसमें एज एम्प्लॉयज़, या अगर आप कंपनी में कोई भी पोस्ट पे हैं, तो आप पे डायरेक्ट वो आप पे फाइल नहीं हो रहा है, वो कंपनी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ डूइंग, खुद भी लीगल ले सकती है रूट, लीगल रूट ले सकती है, एंड और इस पर भी कोई मुकदमा कर सकता है। एंड बीइंग sued in इंडिया एंड इंग्लैंड, मतलब आप इंग्लैंड में भी जाके इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, और इंडिया में भी केस कर सकते हैं। इंडिया के कोर्ट्स में भी आप केस कर दीजिए तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, abolition of dual or system of double government prevalent during the rule of ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डबल गवर्नमेंट चल रहा था, मतलब
एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। तो ये भी खत्म हो गया, ये दोनों बॉडी अब नहीं है, ठीक है। सो इट अबॉलिश्ड, मतलब क्या है इसका कि इट अबॉलिश्ड BOC एंड COD, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, तो सॉरी हाँ नेक्स्ट जो हुआ 3 और 4, 4 तो ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 में क्या है, जो सिविल सर्विसेज है उसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। सो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर डायरेक्टली इस एक्ट में भी कहा गया कि सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एस्टैब्लिश्ड ICS, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, तो यहाँ से ये नाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। which were open to Indians via competitive examination। तो इस एक्ट में भी क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा है तो एक बार फिर से ये कहा गया, नहीं तो 1853 में भी ओपन एग्जामिनेशन की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर से कहा गया, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया तो अब नया रूल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए फिर से ये बात कही गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके पावर्स को एक्सपैंड करने की बात कही गई, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनको प्रोविंशियल लेवल पर भी अब धीरे धीरे एस्टैब्लिश करना स्टार्ट होगा। तो एक स्टेप है कि हम धीरे धीरे फिर से डिसेंट्रलाइजेशन पे जाएंगे, मतलब प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वहाँ उस एरिया के लिए कानून बना सकेगी, लॉस बना सकेगी, ठीक है। ओके ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 expanded the powers of legislative councils, ठीक है, and it enabled the establishment of legislative councils at the provincial level, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेवल पर भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनमें अब 2 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। सो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ओके। तो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे अब, ठीक, ओके।
फिर नेक्स्ट आता है मिलिट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858 brought the Indian army under the direct control of the British Crown with the commander-in-chief of India being subordinate to the Governor General। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो है प्रिंसली स्टेट्स पे, और ये मैंने पहले ही बोल दिया तो वही है, सेम है कि अभी जो रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, सो रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस एंड chiefs would retain their independence as long as they accepted ब्रिटिश रूल। जब तक वो ब्रिटिश सुजनिटी, ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश रूल को मान रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं, तब तक ब्रिटिश सरकार इन पर हाथ नहीं लगाएगी। ये प्रॉमिस भी दिया गया क्वीन प्रोक्लेमेशन में, और लिखित में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये है। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो है वो है कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। ठीक है, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, सो लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन in the new administrative structures। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पर अभी भी इंडियंस को लाया जाएगा या उनको मेंबरशिप दिया जाएगा, या अभी भी उस पर कोई बात नहीं कही गई है 1858 में। 1861 में अलग है, वहाँ पर हम आएंगे, लेकिन 1858 में अभी भी कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, सो द गवर्नेंस ऑफ इंडिया remained firmly in British hands with little input from Indian leaders। ठीक है, सेकंड,
सेकंड क्या है कि जो पावर है उसको सेंट्रलाइज करने की टेंडेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर and reducing the autonomy of Indian provinces। ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, इसमें एक बात कही गई है कि फ्यूचर में हम लोग प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश करेंगे, तो फ्यूचर की बात है, लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ किया नहीं गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट, colonial exploitation continued as Government of India Act 1858 did not address the root cause of the revolt of 1857, which were socio-economic inequality, oppression, rural distress, collapse of Indian handicrafts and other industries, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब थे मेन रीजन, इन पर बात ही नहीं की गई, ठीक है। और ना ही किसी इंडियन को एडवाइस करने के लिए, ये सब करने के लिए कोई एक मेंबरशिप हुआ, कुछ हुआ, ये सब प्रोवाइड किया, कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो thus Government of India Act 1858 failed to create a comprehensive constitutional framework, ठीक है, framework for India, इसका पॉइंट नहीं, इसका कंक्लूशन में भी लिख सकते हैं ऐसा करके। दस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फेल्ड टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, नॉर could it satisfy the needs and aspirations, constitutional framework for India with Indian participation, ठीक है, nor could it satisfy the needs and aspirations of the people of India, ठीक है। तो एक्चुअली में 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बस ब्रिटिश सरकार की पकड़ को मजबूत करने का एक टूल है, ताकि फ्यूचर में
ऐसे रिवॉल्ट्स देखने को ना मिले। ठीक है, इसी के साथ हमारा फिर रिवॉल्ट ऑफ 1850 सॉरी रिवॉल्ट ऑफ 1857 नहीं, चैप्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 खत्म होता है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो 1861 और 1892 ये दोनों करेंगे, लेकिन आज इतना तक ही रहने देते हैं। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग करेंगे 1909 और 1919 एक क्लास में हो जाएगा, है ना? 1909 और 1919 और फिर 1935 और 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है? तो ये सारे प्रोविजंस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा 1861 और 1892 में। शायद थोड़ा छोटा भी हो सकता है या एक जैसा हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वाला 1935 वाला, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज के लिए इतना तक रहने देते हैं, ठीक है? बाय। ओके, पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।